हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बोरिक एसिड। ठीक है। अगर मैं बोरिक एसिड का फॉर्मूला लिखूं तो इट इज H3BO3, राइट। इसके बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो इट इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। वीक मोनोबेसिक एसिड। वीक क्यों कहा? क्योंकि इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka होता है दैट इज लेस देन 1। ठीक है। विच इज ऑफ द ऑर्डर 1 into 10⁻⁻⁹, राइट। तो जितना ज्यादा Ka होगा आपके पास उतना ज्यादा आपका स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड होता है। तो एक बार ये लिख लो, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। ठीक है। अगर Ka लेस देन 1 हो तो आपके पास एसिड वीक होगा। अगर Ka ग्रेटर देन 1 है तो आपके पास एसिड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। तो इतना आपने यहाँ ध्यान रखना है। अब अगर मैं मोनोबेसिक एसिड की बात करूं तो मोनोबेसिक एसिड वो होते हैं जो एक ही H पॉजिटिव आयन को फर्निश करते हैं। तो आपके पास जो बोरिक एसिड होता है इट विल गिव ओनली वन H पॉजिटिव आयन। ठीक है। और साथ में क्या बना देगा? H2BO3 नेगेटिव, राइट। अब H2BO3 नेगेटिव फर्दर क्या करेगा? आपके पास दे देगा वाटर मॉलिक्यूल। देना क्या चाहिए था? एक और H पॉजिटिव आयन, क्योंकि इसके पास दो और बचे थे ना, तो एक और H पॉजिटिव आयन देना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। ये आपके पास वाटर मॉलिक्यूल साथ में क्या बना देता है? मेटाबोरेट आयन। क्या फॉर्म कर लेता है? मेटाबोरेट आयन। तो आपने याद रखना है इसको, मेटाबोरेट आयन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं H2SO4 की बात करूँ ना आपसे, H2SO4, तो आपके पास H2SO4 क्या करता है? पहले H पॉजिटिव आयन फर्निश करेगा और साथ में HSO4 नेगेटिव आयन फर्निश कर देगा। ठीक है। फर्दर अगर मैं HSO4 नेगेटिव आयन से एक और H पॉजिटिव आयन निकालने की कोशिश करूं तो निकल जाएगा, है ना। और आपके पास साथ में क्या बन जाएगा? SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन। तो यहाँ पे दो H पॉजिटिव आयन फर्निश हो रहे हैं जिसकी वजह से H2SO4 इज डायबेसिक इन नेचर, है ना। डायबेसिक है क्योंकि दो H पॉजिटिव आयन दे रहा है। बट इस केस में आपके पास यहाँ पे H3BO3 में आपके पास 3 H दिख रहे हैं, बट ओनली वन H पॉजिटिव आयन इज बीइंग फर्निश्ड, जिसकी वजह से इसको मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अगर आया तो नेक्स्ट चलते हैं फिर। नेक्स्ट आपके पास अगर मैं बात करूं तो मैं एक काम करती हूँ, मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। तो आपके पास सपोज बोरिक एसिड है H3BO3। इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ? आपके पास ये भी 3 है, ये भी 3 है, H भी 3 है, O भी 3 है, तो इसको BOH होल थ्राइस लिख सकते हैं, राइट। लिख दिया मैंने, है ना। तो BOH होल थ्राइस लिखूंगी अब मैं बोरिक एसिड को, और इसको रिएक्ट करा दूंगी विद अ स्ट्रॉन्ग एल्कली। ठीक है। तो एल्कली क्या होता है? दे आर वाटर सॉल्युबल बेसिस। ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज योर एल्कलीज। ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग एल्कली ले रही हूँ NaOH, इसको रिएक्ट कराऊंगी। तो अब आप देखोगे जो बोरॉन है इसके अराउंड 3 OH है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे होगा स्ट्रक्चर आपका, राइट। 3 OH है। तो बोरॉन के अराउंड अगर 3 OH है तो इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है। तो NaOH कैसे हो सकता है? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस, है ना। तो OH नेगेटिव आयंस के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर सकते हैं? इसके वेकेंट p ऑर्बिटल में जा सकते हैं। ठीक है। तो आपका जो बोरिक एसिड है इट विल रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एल्कली टू फॉर्म BOH होल 4 नेगेटिव, राइट। तो OH नेगेटिव आयन यहाँ से इसके पास चला गया। ठीक है। तो इसको हम लुईस एसिड भी कह सकते हैं। साथ में आपके पास Na पॉजिटिव आयन फर्निश हो गया, राइट। अब फर्दर अगर रिएक्ट कराएंगे तो फर्दर रिएक्शन से आपके पास सोडियम मेटाबोरेट बन जाएगा, Na पॉजिटिव BO2 नेगेटिव। साथ में हमने क्या किया था पीछे? पीछे देखो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, मेटाबोरेट आयन है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल है। तो आपके पास यहाँ पे सोडियम मेटाबोरेट फॉर्म हुआ, साथ में आपके पास 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन ऐसे रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो आता है दैट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड कैसे रहता है?
तो इट हैज यूनिट्स ऑफ BO3 3 नेगेटिव। ठीक है, H3BO3 को क्या बोलते हैं? ऑर्थोबोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ऑर्थोबोरिक एसिड, राइट। अभी जो BO3 3 नेगेटिव आयन है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम? अकॉर्डिंग टू VBT। ठीक है, VBT क्या बोलता है? इट इज अ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, टेक्स इनटू कंसिडरेशन कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग की एक्सप्लेनेशन होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है? फॉर्म्ड फ्रॉम, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो दूसरा जो है, दूसरे ऑर्बिटल में आपके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, उन दोनों की ओवरलैपिंग होगी, जिसकी वजह से आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे VBT कहता है कि देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी लिख सकते हैं हम, एटॉमिक ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, जब भी आपने कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आपके पास अप स्पिन होगा और दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन आपके पास डाउन स्पिन होगा। डाउन स्पिन होगा तो आपके पास यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगी, इसका डाउन स्पिन था, इसका अप स्पिन था, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना दैट विल बी अ कोवेलेंट बॉन्ड थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब मैं अगर बात करूं तो बोरॉन में ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेंगे वैलेंस शेल की, है ना, वैलेंस शेल की। तो पहले तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेती हूँ बोरॉन की, दैट इज 1s2 2s2 2p1। ग्रुप 13 एलिमेंट है तो वैलेंस शेल आपका सेकंड शेल होगा, लास्ट शेल इज योर वैलेंस शेल। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बारी बना देती हूँ आपके इलेक्ट्रॉन्स इन पर्टिकुलर शेल। अगर ग्राउंड स्टेट में है 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में ऑफ बोरॉन, आपका जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो 2p के ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा, राइट। तो 2s का इलेक्ट्रॉन आपके 2p के ऑर्बिटल में जंप कर गया, लाइक दिस। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट? 2s1 एंड 2p2, राइट। हमने ये हाफ फिल्ड क्यों किए ऑर्बिटल्स? क्योंकि आपके पास ओवरलैपिंग हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल में होती है ना, तो ओवरलैपिंग के लिए हमने ये हाफ फिल्ड कर दिए, राइट। अब ये जो आपके पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में इंटरमिक्स कर जाएंगे और क्या बना देंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, याद है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मैंने पढ़ाया है एक वीडियो में। ठीक है, तो आपके पास वहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में क्या कहा था मैंने? इंटरमिक्सिंग हो जाएगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, intermixing of atomic orbitals of slight difference in energies, of atomic orbitals of slight difference in energies। डिफरेंस कैसे है? ये s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, ये p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, तो हल्का सा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये सेम शेल में है। अगर ये डिफरेंट शेल में होते तो आपके पास बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है एनर्जी लेवल में, बट क्योंकि ये सेम शेल में है बट ऑर्बिटल्स इनके अलग अलग हैं तो देयर इज स्लाइट डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ दीज ऑर्बिटल्स। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये बोलता था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और जितने आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अगर क्योंकि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन में मैं 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की पार्टिसिपेशन करा रही हूँ तो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। और क्या होगा उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम? तो एक s है और 2 p ऑर्बिटल है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। तो इन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट। अब क्योंकि ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो मैं एक काम करती हूँ, इसको रेड बॉक्स में डाल देती हूँ। दीज आर योर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स।
sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब क्या होंगे, आपके पास 3 ऑक्सीजन एटम्स है विद अ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आपके पास कौन कौन सी यूनिट है, BO3 3 नेगेटिव की यूनिट है, ठीक है। तो हर एक ऑक्सीजन के पास 1 नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो ये जो ऑक्सीजन है कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो डाउन स्पिन में होंगे और वो क्या करेंगे, वो ओवरलैप करेंगे विद द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ बोरॉन, ठीक है। तो यहाँ पे p orbital of p orbital electron of oxygen O negative ion will overlap with the sp2 hybrid orbital के इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन, है ना, बोरॉन एटम। तो यहाँ पे आपके पास ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। अब क्योंकि आपके पास बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी, तो आपके पास यहाँ पे शेप क्या हो जाएगी इसकी, दैट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में शेप क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये शेप्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल के लिए आप लिख लो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री, ठीक है, याद रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास O नेगेटिव आयंस ऐसे करके आपके पास लगे होंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें ऑर्थोबोरिक एसिड की ना, तो आपके पास ऑर्थोबोरिक एसिड में ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन लगे, राइट, ऐसे करके हाइड्रोजन लगे। तो उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार अब हम, ठीक है। तो मैं एक बार नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ। अब बात करें आपके ऑर्थोबोरिक एसिड की, तो इट इज लाइक दिस। थोड़ा सा ऊपर बनाती हूँ, है ना, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, यहाँ करके आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जस्ट अ मिनट, ठीक है। ऐसे करके होगा, देखो यहाँ पे ये जो आपके पास बॉन्ड बन रहे हैं ना, दिस, है ना, ये वाले, दीज आर योर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब आपके पास ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, कंटेनिंग लोन पेयर। तो मोस्टली आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन इज फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। मतलब आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंटेनिंग लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, लिख बोल हाइड्रोजन लियो, लिख ऑक्सीजन लियो, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, याद रखना है यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे HX है ना, तो X विल बी योर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन या हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, है ना, तो ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। तो अब क्या करता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपके पास होता है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ना अपनी तरफ को खींचता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, है ना, टुवर्ड्स इट्स सेल्फ। तो आपके पास ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इट विल अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ये, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये हल्का सा इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। अब क्योंकि ये डेफिशिएंट है, तो इसकी डेफिशिएंसी को पूरी करने के लिए जो बगल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके प्रेजेंट होगा कंटेनिंग लोन पेयर, वो क्या करेगा, वो अपने लोन पेयर इसको दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे दे नहीं देगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगी बेसिकली यहाँ पे, ये देगा नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस हो जाएगी यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस। तो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस ओनली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जैसे इस वाले बॉन्ड को कंसिडर करो आप एक बारी ना, आपको दिखेगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, है ना,
और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे आ जाएगा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब बगल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो यहाँ पे फर्दर क्या शो कर सकता है, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन विल शो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस विद योर हाइड्रोजन, जो कि आपके पास क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर देता है। ठीक है, दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होती है जब आपके पास हाइड्रोजन इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम containing lone pair on one side and it is showing electrostatic interaction with another electronegative atom from the other side. It is like this. एक तरफ ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक तरफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों बनाया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई थी। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कैसे पूरी होगी, जो बगल में लोन पेयर है वो इंटरेक्शन शो करेंगे हाइड्रोजन के साथ। दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस इज योर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।